हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। आरबीआई ग्रेड बी के लिए मैनेजमेंट में ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस हम लोग कवर कर चुके हैं 7 वीडियोस में। हम लोग मैनेजमेंट का अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, लीडरशिप। 8th क्लास है मैनेजमेंट की। सिलेबस की बात करें तो ये हमारा सिलेबस है, लीडरशिप कॉन्सेप्ट थ्योरीज। थ्योरीज में आता है ट्रेड थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरीज में मल्टीपल थ्योरीज हैं, कंटिजेंसी, कैरिज्मेटिक, ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। अब इसमें हम लोग 2 या 3 पार्ट्स में ये वीडियो करेंगे, टॉपिक करेंगे हम लोग। लीडरशिप कॉन्सेप्ट थ्योरीज और थ्योरीज में ट्रेट और बिहेवियर हम लोग इसी पार्ट में करेंगे। शुरू की 4-5 स्लाइड में इंट्रोडक्शन है, जो कि निहायत ही बोरिंग हो सकता है, बट आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वहां पे हम लोग नहीं करेंगे इंट्रोडक्शन, हम लीडरशिप पर आगे नहीं बढ़ेंगे। शुरू के 10 मिनट प्लीज किसी तरह टॉलरेट करिएगा, क्योंकि जो नॉन मैनेजमेंट वाले बच्चे हैं उन्हें थोड़ा इरिटेटिंग लग सकता है। मुझे भी लगता था जब मैंने पढ़ाई करी थी इसकी। उसके बाद आप लोगों को मजा आने लगेगा जब आप लोग थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ इसको रिलेट कर पाएंगे। कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने ऐसे एग्जांपल्स दीजिए जो इन लीडरशिप थ्योरीज से मिलते जुलते आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करे हो या कहीं देखे हो। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, सिलेबस पे आगे चलते हैं। लीडरशिप क्या होती है? हम लोग जब नंबर ऑफ पीपल्स को या बहुत सारे लोगों को जब इंस्पायर करते हैं, वो लीडर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पॉलिटिक्स में देखें तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मोदी जी कुछ भी स्पीच देते हैं जिससे वो लोगों को अगर इंस्पायर करते हैं, लोग इंस्पायर होते हैं, तो वो उनके लीडर हो जाते हैं। ऐसे ही जो अपोजिशन के हैं, राहुल गांधी जी, वो भी जब कुछ बोलते हैं, उनके फॉलोअर्स उनसे इंस्पायर होते हैं, कुछ लोग उन्हें फॉलो करते हैं। तो लीडरशिप क्या हो गया? हम लोग जब किसी टीम को, किसी ग्रुप को, किसी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ ऑडियंस को इंस्पायर कर रहे हैं कुछ करके, है ना, और हमारे कुछ कहने से वो कुछ एक्शन ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो इतने ढेर सारे धर्म गुरु होते हैं, अच्छे बुरे हर तरह के, लोग उन्हें फॉलो करते हैं, तो वो एक तरह के लीडर हो जाते हैं। और लीडरशिप क्या है? जो ये प्रोसेस है जिसके थ्रू लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। कोई भी क्यों करेगा? क्योंकि वो आपसे इंस्पायर हो रहा है। तो जब आप किसी को इंस्पायर कर रहे हैं और लोग आपको फॉलो कर रहे हैं और आपके अकॉर्डिंगली कुछ एक्शंस ले रहे हैं, वो लीडरशिप हो जाती है। जो एक्शन लिए जाते हैं वो किसी टारगेट को अकम्प्लिश करने के लिए लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिक्स में आपको वोट चाहिए, आप लीडर हैं, आपको वोट चाहिए ताकि आप इलेक्शन जीते। लीडरशिप एक डायरेक्शन आपको देता है। आप अपने जूनियर्स को, जब हम मैनेजमेंट में के बात करते हैं, तो लीडरशिप में क्या होता है? आप अपने जूनियर्स को, अपने सब ऑर्डिनेट्स को डायरेक्शन दिखाते हो, उन्हें ऑर्डर्स देते हो और वो उसको मानते हैं। इसमें क्या होता है? आप उनका वर्क और बिहेवियर इन्फ्लुएंस कर रहे हो, बट किस लिए कर रहे हो? अपने लिए नहीं, फॉर द कॉमन बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इट्स मेंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आरबीआई में जॉब करते हैं, आप जब आरबीआई में जॉब करेंगे, तो आरबीआई के जो ऑनरेबल गवर्नर सर हैं, वो कुछ भी इस तरह की पॉलिसी लेकर आएंगे, इस तरह की डायरेक्शन देंगे बैंक को, कि बैंक के सब स्टाफ एक पर्टिकुलर हायरार्की में उसी डायरेक्शन में काम करेगा। वो डायरेक्शन किस लिए होगा? फॉर द कॉमन बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इट्स मेंबर। अब क्योंकि आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्री की इकोनॉमी को देखना है, तो आरबीआई के लिए कॉमन बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बेनिफिट ऑफ द नेशंस इकोनॉमी। तो लीडरशिप क्या हो गया? एक इंपॉर्टेंट मींस ऑफ डायरेक्शन हो गया। इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट्स हिज सबऑर्डिनेट्स एंड इन्फ्लुएंस द वर्क एंड बिहेवियर ऑफ अदर्स फॉर द कॉमन बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इट्स मेंबर। ठीक है। अब लीडरशिप के लिए अलग अलग डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, मूनी एंड राइली ने लीडरशिप की क्या डेफिनेशन दी? इन्होंने बोला कि लीडरशिप एक ऐसा फॉर्म है जिसके अंदर अथॉरिटी एज्यूम कर ली जाती है जब वो प्रोसेस में आती है। लीडरशिप इज रिगार्डेड एज अ फॉर्म विच द अथॉरिटी एज्यूम्स व्हेन इट एंटर्स इनटू प्रोसेस। चेस्टर आई कूंट्ज और ओडैनल ने क्या बोला? इन्होंने बोला कि लीडरशिप एक इन्फ्लुएंस है, एक आर्ट है, एक प्रोसेस है ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल, सो दैट जब ग्रुप ऑफ पीपल को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो वो किसी कॉमन गोल के लिए, क्योंकि जब ग्रुप है, वो ग्रुप ऐसे नहीं रैंडमली ग्रुप होगा। कुछ लोग किसी पर्टिकुलर कॉमन गोल को अचीव करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं, विलिंगली काम कर रहे हैं। सो लीडरशिप में बी डिफाइंड एज द इन्फ्लुएंस, द आर्ट और द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल so that they will strive willingly towards the achievement of group goals. आरटी लिविंगस्टन ने लीडरशिप को डिफाइन करा, इट इज द एबिलिटी टू अवेकन इन अदर्स द डिजायर टू फॉलो अ गोल और ऑब्जेक्टिव। ऑडवे टीड ने लीडरशिप को डिफाइन करा, इट इज अ combination of qualities by the possession of which one is able to get something done by others chiefly because through his influence they become willing to do so। मतलब आप कुछ ऐसी क्वालिटीज या ऐसी क्वालिटीज का कॉम्बिनेशन आपके पास है
जिसके थ्रू आप दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो कि वो कुछ कर लें आपके लिए। तो ये अलग-अलग डेफिनेशन अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग मैनेजमेंट जो पर्सनल्स थे उन लोगों ने दी है। लीडरशिप के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होती हैं, जैसे कोई भी लीडर कब होगा, किसी को भी हम लीडर कब मानेंगे, जब सबसे पहले उसके पास फॉलोवर्स होंगे। तो लीडरशिप की सक्सेस डिपेंड करती है कि उसके कितने ज्यादा फॉलोवर्स हैं। जितने ज्यादा फॉलोवर्स उतनी सक्सेसफुल लीडरशिप मानी जाएगी, और अगर कोई फॉलोवर ही नहीं है तो लीडरशिप नहीं मानी जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं भी आप लोगों के साथ प्रिपेयर कर रहा होता और मैं आप लोगों को बोलता कि आप ऐसे-ऐसे प्रिपेयर करो, हम सब लोग मिलके सिलेक्शन लेंगे। या फिर मैं यहाँ से आप लोगों को लीड करूँ अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, और मैं आप लोगों को बोलूँ कि आप ये टारगेट्स फॉलो करते चलो, आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो आप लोगों को जो कॉमन ग्रुप है, जो भी ये वीडियो देख रहा है या आरबीआई ग्रेड बी के लिए पढ़ रहा है, अगर वो मुझे फॉलो कर रहा है, तो मैं लीडर कहलाऊँगा। अगर आप लोग मुझे फॉलो नहीं करोगे, तो शायद मैं आपका लीडर नहीं बन पाऊँगा। तो मुझे लीडर बनने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि मुझे फॉलोवर्स चाहिए। बट क्योंकि मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए। पर्सनल क्वालिटी, लीडरशिप एक पर्सनल क्वालिटी होती है कैरेक्टर एंड बिहेवियर की। इससे क्या होगा, सो दैट कोई भी लीडर अपने लोगों पर या अपने आदमियों पर, अब पहले के टाइम में आदमी होते थे, नाउ इट इज मेल एंड फीमेल बोथ। तो कोई भी लीडर अपने आदमियों पर, आदमियों से मेरा मतलब मेल फीमेल दोनों है यहाँ पर, अपना इन्फ्लुएंस दिखा पाए, और जो भी उसके फॉलोअर्स है वो उसकी बातों को माने, उसके डायरेक्शन के हिसाब से चले। एक कॉमन गोल होना चाहिए। लीडरशिप जब होती है तो किसी कॉमन गोल के लिए होती है। आपको मिलके कुछ अचीव करना होता है, तभी आप लोगों की लीडरशिप होती है। तो ये भी लीडरशिप का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। लीडरशिप के लिए कॉमन गोल्स होने चाहिए लीडर और उसके फॉलोवर्स के पास। अदरवाइज लीडर आपको डायरेक्ट किस चीज के लिए करेगा? ये तो ना बोलेगा कि चलो मेरे लिए चाय बना के ले आओ। और अगर चाय भी बनानी है, दो लोग मिलकर चाय बना रहे हैं उसके लिए, तो वो एक कॉमन गोल है कि वो दो लोग चाय बना रहे हैं और लीडर चाय बनवा रहा है। एक्टिव रिलेशंस, लीडर और उसके फॉलोवर के बीच में एक्टिव रिलेशंस होने चाहिए। For effective leadership, leader must himself initiate the work as he wanted to be done by his followers. तो आप देखिए, कई बार इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इस तरह की पोस्ट भी आती हैं कि एक बॉस और एक लीडर के बीच का फर्क बताया जाता है। लीडर को अगर किसी पर्टिकुलर वे में काम चाहिए, तो उससे पहले उस काम को खुद से बाय एग्जांपल सेट करना चाहिए। अगर लीडर वो काम कर सकता है, तभी उसके फॉलोवर्स उसे देख के वो काम कर पाएंगे। प्रैक्टिकल अप्रोच, एक इफेक्टिव लीडर वही होता है जो प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ द एंटरप्राइज। उसे रिजिड नहीं होना चाहिए, उसे अपना बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम अडेप्ट करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, और उसे डेमोक्रेटिक मेथड ऑफ लीडरशिप को रखना चाहिए, सो दैट लीडरशिप वाइड रहे और फ्लेक्सिबल अप्रोच बनी रहे। फर्दर लीडरशिप इज अ प्रोसेस, लीडरशिप एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है जिसके अंदर डायरेक्टिंग, गाइडिंग, प्रेजेंटिंग एग्जांपल्स एंड इन्फ्लुएंसिंग द पीपल होता है, सो दैट जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स है हम उन्हें अचीव कर पाए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप क्या क्या हुई, एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने 6 पार्ट में यहाँ पे पढ़ा। फॉलोवर्स, पर्सनल क्वालिटी, कॉमन गोल, एक्टिव रिलेशंस, प्रैक्टिकल अप्रोच और अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। फॉलोवर से मतलब है कि एक सक्सेसफुल लीडर तभी होता है जब किसी के पास फॉलोवर्स होते हैं। जितने ज्यादा फॉलोवर्स उतनी ज्यादा लीडरशिप सक्सेसफुल मानी जाती है। विदाउट द फॉलोवर्स और विद द एब्सेंस ऑफ फॉलोवर्स लीडरशिप नहीं हो सकती है। पर्सनल क्वालिटी, पर्सनल क्वालिटी में हम लोगों ने पढ़ा कि लीडरशिप इटसेल्फ एक कैरेक्टर और बिहेवियर है जिसके थ्रू कोई भी पर्सन अपने फॉलोवर्स को इन्फ्लुएंस करता है कि वो उसके ऑर्डर को माने और उसकी डायरेक्शन में जाए। कई बार आप देखिए, जैसे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी होते हैं, उनके अंदर भी कोई ना कोई एक लीडर हो जाता है, और वो ऑटोमेटिकली लीडर होता है, हम लोग उसको चुनते नहीं है, बट ऑटोमेटिकली कोई हो जाता है कि हम लोग उसकी बात को या उसकी गाइडेंस को मानते हैं। थर्ड है कॉमन गोल। कॉमन गोल में हम लोगों ने पढ़ा कि लीडरशिप जो होती है एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए होती है। लीडर और उसके फॉलोअर्स के पास कोई एक कॉमन गोल होना चाहिए, और जो भी एक्टिविटीज होंगी या लीडर की इंस्ट्रक्शंस होंगी वो उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए होंगी। एक्टिव रिलेशन, लीडरशिप के अंदर एक एक्टिव रिलेशन होना चाहिए लीडर और उसके फॉलोअर्स के बीच में, तभी लीडरशिप इफेक्टिव रह पाएगी। अगर लीडर को चाहिए कि किसी स्पेसिफिक वे में उसे अपना टास्क कंप्लीट करवाना है अपने फॉलोअर से, तो लीडर को खुद से वो काम इनिशिएट करना चाहिए द वे लीडर वांट्स कि उसके फॉलोअर्स भी करें। प्रैक्टिकल अप्रोच, लीडर को प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी चाहिए टुवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ द एंटरप्राइज। उसे रिजिड नहीं होना चाहिए, उसे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम अपना बिहेवियर चेंज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पॉलिटिक्स में क्या होता है, जब हमारे अलग अलग एमपीज या एमएलए हमारे पार्लियामेंट में या विधानसभा में अपना सेशन चलाते हैं, वो एट द एंड, हम किसी भी पार्टी को अच्छा बोले बुरा बोले, एट द एंड द मोटो बिहाइंड द गवर्नमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। अब वो जो भी डेवलपमेंट ऑफ द नेशन के लिए अप्रोच है, टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ईरान यूएस इसराइल वॉर से पहले
हमारी गवर्नमेंट की कुछ और स्टेप्स थे। अभी जब वॉर इस तरह का शुरू हुआ है, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट आया है, तो उनकी अप्रोच में थोड़ा सा चेंज आएगा। किसी और चीज को अचानक से प्रायोरिटी दे दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रैक्टिकल होना पड़ रहा है। और लीडर्स को डेमोक्रेटिक मेथड होना चाहिए उनका लीडरशिप का, वाइड और फ्लेक्सिबल अप्रोच होनी चाहिए। लास्ट हमने पढ़ा कि लीडरशिप एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। कॉन्टिन्यूसली हम लोगों को डायरेक्ट करेंगे, गाइड करेंगे और टाइम टू टाइम एग्जांपल्स प्रेजेंट करते रहेंगे, सो दैट हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए, ताकि प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को बेस्ट एफर्ट्स के साथ अटेन किया जा पाए। तो इस तरह से 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लीडरशिप की यहाँ देखी हैं। लीडरशिप की इंपॉर्टेंस ये भी इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स इटसेल्फ आपके एग्जाम के लिए 5-7 नंबर में आ सकता है, इंपॉर्टेंस भी आ सकता है आपके एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव में। लीडरशिप की इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज, अचीविंग कोऑर्डिनेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कर्स एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस। 5 इंपॉर्टेंस हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ गोल से क्या मतलब है कि लीडर परफॉर्म द क्रिएटिव फंक्शन ऑफ लेइंग डाउन गोल्स एंड पॉलिसीज फॉर द फॉलोअर्स। वो एक गाइड की तरह काम करेगा इन इंटरप्रेटिंग द गोल्स एंड पॉलिसीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे आप लोग एक्चुअली में मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आप में से कुछ लोगों को टारगेट्स बता रहा हूँ। आप में से कुछ लोग मेरे पास व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं, कुछ लोग टेलीग्राम में पर्सनल चैट पर भी मेरे से कनेक्टेड हैं, जिनको मैं डेली का टारगेट बताता हूँ। एंड हर पर्सन को ऑलमोस्ट अलग अलग टारगेट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सब लोगों ने अलग अलग टाइम पे मेरे साथ पढ़ाई करना शुरू करा। मैं सबको एक कॉमन टारगेट नहीं दे सकता कि आज सब लोग एक ही टॉपिक करो। सबकी स्ट्रेंथ वीकनेस देखते हुए उन्हें टारगेट दिया जाता है कि अपनी स्ट्रेंथ को हम और स्ट्रॉन्ग करें, वीकनेस को हम लोग एलिमिनेट करें। तो लीडर एक क्रिएटिव फंक्शन करता है ऑफ लेइंग डाउन गोल्स एंड पॉलिसीज फॉर द फॉलोअर्स। ही एक्ट एज अ गाइड इन इंटरप्रेटिंग द गोल्स एंड पॉलिसीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज। अब जो गुड लीडर होगा वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज को डिवाइड करता है ना। अलग अलग एम्प्लॉयज को अलग अलग तरह की एक्टिविटीज दी जाती है सिस्टमेटिक मैनर में। इसमें क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन देम आर क्लियरली लेड डाउन। इससे उन एम्प्लॉयज के बीच में या लीडर और एम्प्लॉयज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे। अचीविंग कोऑर्डिनेशन। A leader integrates the goal of the individual with the organizational goal and creates community of interest. आपके जो गोल्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, जब वो सिमिलर होंगे तभी आप उतना ज्यादा मन लगा के काम कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा? कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट डेवलप होगी। ही कीप हिमसेल्फ इन्फॉर्म्ड अबाउट द वर्किंग ऑफ द ग्रुप। ही शेयर्स इंफॉर्मेशन विद द ग्रुप फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ इट्स एफर्ट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कर्स। लीडर जो होता है अपने ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। वो इनिशिएटिव लेगा ग्रुप के इंटरेस्ट के मैटर में। ही ऑल्सो अटेम्प्ट टू फुलफिल द साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ हिज फॉलोअर्स। साइकोलॉजिकल नीड क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, सैलरी रिवीजन होता है, वेज सेटलमेंट होता है। आप लोग में सर कोई बैंक में जॉब कर रहा है तो आप लोगों को पता है आप लोगों का वेज रिवीजन होता है। वो आपके एसोसिएशन के लीडर्स करते हैं। आपने जब कोई यूनियन ज्वाइन करी, कोई एसोसिएशन आप लोग ज्वाइन करते हो, तो आपका कोई एक लीडर होता है उसमें, जो बेसिकली आप लोगों के बिहाफ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसका काम है ये देखना कि वो आप लोगों के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है rather देन कि अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। और उसका ये भी काम है कि आप लोगों के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ऑर्गेनाइजेशन के या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ कोऑर्डिनेट हो, सो दैट आपकी ग्रोथ के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो हो पाए। प्रोवाइडिंग गाइडेंस। लीडर को अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड भी करना पड़ता है टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ही इज अवेलेबल फॉर एडवाइस वेन एवर अ सबऑर्डिनेट फेसेस एनी प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, आप में से जो लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, आप में से काफी सारे लोग मेरे से अपने अपने अलग अलग तरह की क्वेरीज पूछते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि सब लोगों की क्वेरीज को आंसर कर पाऊँ। कई बार नहीं भी कर पाता, आई अपोलोजाइज, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों के डाउट्स, आप लोगों की क्वेरीज मैं दूर कर पाऊँ। आगे, इंस्पिरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, बिल्डिंग एम्प्लॉयज मोरल एंड फैसिलिटेटिंग चेंज। इंस्पिरेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या है कि गुड लीडर जो होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज को हमेशा इंस्पायर करता रहेगा फॉर बेटर परफॉर्मेंस। मोटिवेशन भी जरूरी है, सो दैट अपने एम्प्लॉयज से डिजायर्ड काम कराया जा सके। अब लीडर जो होता है उन्हें, आपका कोई भी लीडर होगा, आपका बॉस होगा, आपको कैसे मोटिवेट करेगा? आपके काम की तारीफ करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन देगा, और एट दी एंड आपको पैसा मिल जाएगा, है ना। तो लीडर मोटिवेट द एम्प्लॉय बाय प्रोवाइडिंग देम इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स। नॉन इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स जो आपने मोटिवेशन थ्योरीज में ऑलरेडी काफी सारे पढ़े हैं, काफी सारे हमारे मोटिवेशनल नीड्स होती हैं। और इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स आपको एट द एंड ऑफ द ईयर अप्रेजल मिलता है। अप्रेजल कितना मिलता है वो सारी अलग बातें हो जाती हैं। बिल्डिंग एम्प्लॉयज मोरल। इंस्पिरेशन के साथ में एम्प्लॉयज का मोरल भी बिल्ड करना पड़ता है। गुड लीडरशिप इंडिस्पेंसिबल होती है फॉर हाई एम्प्लॉय मोरल। लीडर शेप्स एंड द थिंकिंग एंड एटीट्यूड ऑफ द ग्रुप। वो गुड ह्यूमन रिलेशन बनाएगा, ही डेवलप गुड ह्यूमन रिलेशन।
एंड फैसिलिटेट्स इंटरेक्शन अमंग द मेंबर ऑफ द ग्रुप। वॉलंटरी कोऑपरेशन को वो मेंटेन करके रखेगा, डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखेगा। कोऑपरेशन और डिसिप्लिन दोनों ही चीजें जरूरी होती है फॉलोवर्स में। फॉलोवर्स कोऑपरेट करेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, तभी लीडर की बात मानेंगे और लीडर के अकॉर्डिंगली उनका मोरल बढ़ेगा। फैसिलिटेटिंग चेंज, लीडरशिप के अंदर चेंजेस लाना भी बहुत जरूरी है। लीडरशिप इज द मैकेनिज्म टू कन्विंस वर्कर्स अबाउट द नीड फॉर चेंज। डायनामिक लीडरशिप जो होती है वो कॉर्नर स्टोन रहती है हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की। इफेक्टिव लीडर जो होता है वो इस चेंज के रेजिस्टेंस को ओवरकम कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूं। जब कंप्यूटर्स इंडिया में आए थे तब बहुत सारी वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन उस चीज के अगेंस्ट थी। वो लोग चेंज के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थे कि चेंज आ रहे हैं। सिमिलरली एआई के लिए बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है कि एआई आएगा जॉब खा जाएगा। चेंज आ रहा है, चेंज नहीं आ रहा है, आपको चेंज होना पड़ेगा टाइम के साथ साथ। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट ऑफ लाइफ। समय के साथ आपका बदलाव जरूरी है। आपको अपने आप को अपग्रेड भी करना पड़ता है, आपको अपने स्किल्स को भी इंप्रूव करना पड़ता है, और आपको नई चीजें सीखने के लिए अडेप्टेबल होना पड़ता है। तो लीडर्स जो होते हैं वो आपको फैसिलिटेट करते हैं, आपको बूस्ट करते हैं कि हाँ चेंजेस जरूरी हैं। लीडर्स के क्या फंक्शंस हैं? लीडर्स के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे सेटिंग गोल्स। लीडर क्या करता है? गोल्स बनाता है, छोटे छोटे गोल्स बनाएगा सबऑर्डिनेट्स के लिए, और सबऑर्डिनेट्स उन गोल्स को अचीव करते हैं। रिप्रेजेंटेशन, लीडर जो होता है अपने ग्रुप को, अपनी टीम को अपने सुपीरियर्स के आगे रिप्रेजेंट करता है। जो अच्छा लीडर होगा वो हमेशा गार्ड करता है इंटरेस्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। एज अ काउंसलर, जो एक लीडर होता है कई बार वो अपने सबऑर्डिनेट्स को, जब भी सबऑर्डिनेट्स को नीड होती है वो उन्हें एडवाइस करता है। फिर चाहे वो कोई इमोशनल एडवाइस हो, कोई फाइनेंशियल एडवाइस हो, या कुछ भी, उस वो कॉन्फिडेंस देता है अपने एम्प्लॉयज को। मेजरली काम यही है कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वफादार रहना है एम्प्लॉयज को, और डेडिकेशन के साथ काम करना है। डेवलप्स टीम स्पिरिट, जो लीडर होते हैं वो एक सेंस ऑफ कलेक्टिविज्म डेवलप करते हैं टीम के अंदर, अपने एम्प्लॉयज के अंदर, कि आपको एक साथ काम करना है, मिलजुल के काम करना है। इंडिविजुअल्स जो होंगे विद इन द ग्रुप, मे बी उनके अलग अलग इंटरेस्ट हो, उनके मल्टीपल गोल्स हो, बट एज अ टीम आपको साथ मिलकर काम करना है। strives for effectiveness, leader provides an adequate regard structure to improve the performance of employees। अगर कभी एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है, या फिर एक ग्रुप है, मे बी 10-15 लोगों की टीम है जिसमें एक या दो लोग अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, तो लीडर देखेगा उन लोगों की नीड्स क्या है, वो लोग क्यों अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, और उन्हें पार्टिसिपेट करवाता है, उनसे काम करवाता है, अलग अलग तरीके से काम करवाएगा कि उनकी परफॉर्मेंस निखर कर आए। ही डेलीगेट्स अथॉरिटी एंड इनवाइट्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयज टू अचीव बेटर रिजल्ट। इफेक्टिवनेस बेसिकली टीम की बढ़ानी होती है। अब लीडरशिप हमारी काफी सारे तरह की होती है, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन स्टाइल। यहां से हमारा एक्चुअली में मेन पार्ट शुरू होगा अब हमारे इस पूरे टॉपिक का। अभी तक हम लोगों ने टॉपिक को सिर्फ इंट्रोड्यूस करा है, अब यहां से मेन पार्ट शुरू होगा टाइप्स ऑफ लीडरशिप से। ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन, नाम से हमें क्या पता चल रहा है कि अपनी मनमर्जी की लीडरशिप है। ये ट्रेडिशनल मेथड होता है लीडरशिप का। जो ऑटोक्रेटिक लीडर होते हैं ना, ऑटोक्रेटिक के अंदर क्या होता है कि सारी पावर उनके पास कन्फाइंड होती है ना। एक सेंट्रलाइज जगह है जहां पे सारी पावर है, वही सब कुछ डिसाइड करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंगली सब कुछ चलता है। एन ऑटोक्रेटिक लीडर सेंट्रलाइज पावर एंड डिसीजन मेकिंग इन हिमसेल्फ, एक्सरसाइजेस कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट। वो डोमिनेट करता है एंड ड्राइव्स हिज ग्रुप थ्रू कोerशन एंड कमांड। वो पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन दोनों चीजें यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, रिवॉर्ड भी करेगा, प्रेज भी करेगा, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म भी रहेगा, पनिशमेंट भी रखेगा। जब कोई लीडर या ऑटोक्रेटिक लीडर पॉजिटिव मोटिवेशन यूज करता है, उससे हम लोग बेनेवोलेंट ऑटोक्रेटिक साइकिल कहते हैं, या बेनोवेलेंट ऑटोक्रेटिक स्टाइल। और जब वो नेगेटिव मोटिवेशन यूज करता है, उसे डिक्टेटोरियल या फिर ऑप्रेसिव ऑटोक्रेटिक स्टाइल कहते हैं। तो जो एक ऑटोक्रेटिक लीडर होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के मोटिवेशन यूज कर सकता है। ऑटोक्रेटिक लीडर खुद से ही सारी पॉलिसीज डिसाइड कर लेता है, और वो सब ऑर्डिनेट्स को सिर्फ ऑर्डर देता है, और ये मानता है कि जो सब ऑर्डिनेट्स होंगे वो उसके ऑर्डर्स को मानेंगे विदाउट एनी ग्रज और क्वेश्चन, क्योंकि ऑटोक्रेसी में इन चीजों का स्कोप ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ कोरिया। सब ऑर्डिनेट्स जो माने जाते हैं ऑटोक्रेटिक स्टाइल में, सब ऑर्डिनेट्स को इनएक्सपीरियंस माना जाता है और उन्हें कोई फ्रीडम नहीं दी जाती। एंड द कोर्स ऑफ एक्शन आर डिसाइडेड बाय द ऑटोक्रेटिक लीडर। फ्यूचर एक्शन जो होता है वो ऑटोक्रेटिक लीडर के अलावा किसी को भी नहीं पता होता। तो ये था हमारा ऑटोक्रेटिक या फिर अथॉरिटेरियन स्टाइल, जिसके अंदर लीडरशिप के पास ही सारी पावर है, सारी डिसीजन मेकिंग है, वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से सब कुछ करता है। वो चाहे तो अपने एम्प्लॉयज को या अपने फॉलोअर्स को पॉजिटिव वे में मोटिवेट करेगा, जिसे हम बेनेवोलेंट ऑटोक्रेटिक स्टाइल कहते हैं, या चाहे तो नेगेटिव वे में करेगा, जिससे हम लोग ऑप्रेसिव ऑटोक्रेटिक स्टाइल करते हैं।
ऑटोक्रेटिक लीडर खुद से ही सारी पॉलिसीज को डिसाइड करता है, सब ऑर्डिनेट्स को सिर्फ ऑर्डर करता है और ये एक्सपेक्ट करता है कि सब ऑर्डिनेट्स बिना किसी सवाल जवाब के उसके ऑर्डर्स को मानेंगे। ऑटोक्रेटिक लीडर मानकर चलता है कि सब ऑर्डिनेट जो है इनएक्सपीरियंस्ड है, इसलिए उनको काम करने की कोई फ्रीडम नहीं है। उन्हें एक सेट ऑफ रूल्स की तरह, रोबोट्स की तरह, मशीन की तरह काम करना होता है, और जो भी कोर्स ऑफ एक्शन है वो ऑटोक्रेटिक लीडर ही डिसाइड करेगा। इसकी एडवांटेजेस क्या है? जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल होता है इसमें क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, स्ट्रांग मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन मिलता है टू द लीडर, सेंट्रलाइज पावर एंड डिक्टेट टर्म्स। इसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं जब ग्रेट स्पीड रिक्वायर्ड होती है, और इसमें लेस कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट चाहिए होते हैं लोअर लेवल पर। डिसएडवांटेजेस क्या होती है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके लेवल पे फ्रस्ट्रेशन, लो मोरल और कॉन्फ्लिक्ट होता है। सबऑर्डिनेट जो होते हैं फिर धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, या इनिशिएटिव नहीं लेते। क्यों? क्योंकि फिर उन्हें लगता है कि ठीक है यार, जब ऊपर से जो बोला जाएगा वही तो करना है, खुद से तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, खुद से कुछ कर रही नहीं है, तो आप क्यों सोचोगे? बट इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है एक बहुत बड़ी, कि जो फुल पोटेंशियल है ना सबऑर्डिनेट्स का, वो आप नहीं यूज कर पाते हो, उनके क्रिएटिव आइडियाज जो है यूटिलाइज नहीं हो पाते। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डेमोक्रेटिव या फिर पार्टिसिपेटिव स्टाइल। अब जो डेमोक्रेटिव स्टाइल होता है इसके अंदर क्या होता है, जो लीडर होता है पावर को डिसेंट्रलाइज करके रखता है। इसमें जो सबऑर्डिनेट्स है वो भी डिसीजन मेकिंग के अंदर आते हैं, और डिसीजन जो भी होंगे वो सबऑर्डिनेट्स के साथ कंसल्ट करके और उनके पार्टिसिपेशन से ही आते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप डिसीजन मेकिंग होने लगती है। इसके अंदर वर्क और वर्कर दोनों को प्रायोरिटी दी जाती है। लीडर जो होगा वो वर्क का भी ध्यान रखेगा, वर्कर का भी ध्यान रखेगा। सबऑर्डिनेट्स को एनकरेज किया जाता है कि आप अपना फुल टैलेंट यूज कर पाओ, अपना फुल लेटेंट पोटेंशियल यूज कर पाओ, अपनी फुल कैपेसिटी में काम करो और ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज लो। डेमोक्रेटिक लीडर शेयर्स पावर विद सबऑर्डिनेट्स, delegate educate authority to them, keep them well informed about the matter of their interest and concern, and allow adequate freedom for thinking, discussing, expressing and making suggestion, जो कि ऑलमोस्ट उल्टा है अथॉरिटेरियन स्टाइल के। एडवांटेजेस क्या है कि इसमें जॉब सेटिस्फेक्शन और मोरल बढ़ता है, पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ता है, रेजिस्टेंस टू चेंज रिड्यूस होता है, जनरेट सेल्फ मोटिवेशन ड्यू टू पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड इंप्रेशन, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड डेवलप बेटर सबऑर्डिनेट। बट डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसीजन मेकिंग में कई बार टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और डिलेज हो जाते हैं, है ना, और वो फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो कम्युनिकेशन पैटर्न है और स्किल है वो कई बार स्ट्रांग इनफ नहीं होती। जहां पे सबऑर्डिनेट्स एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेना चाहते हैं या डिसीजन मेकिंग में शेयर नहीं चाहते हैं, वहां पर ये काम नहीं कर सकता। इट डिक्रीजेस प्रोडक्टिविटी इन सम केसेस, स्पेशली व्हेन डिसीजंस आर डाइल्यूटेड टू अपीज और प्लीज एवरीबॉडी। तो आप जब अपने ऑर्गेनाइजेशन का ना सोच के सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स का ही सोचे जा रहे हो या अपनी जेब भरना चाह रहे हो, तो वहां पे प्रोडक्टिविटी गिरने लगती है। फिर आता है फ्री रेन या फिर लेजीज फेयर और परमिसिव स्टाइल। इसके अंदर क्या होता है, इस स्टाइल के मल्टीपल फॉर्म्स हैं। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ दिस स्टाइल। फॉर एग्जांपल, इन सम केसेस द सबऑर्डिनेट्स आर गिवन अ गोल टू अचीव इन देयर ओन वे, वेयरएस कई बार क्या होते हैं, they themselves decide their group goals. In fact, it is almost complete delegation of authority and the path leading to the goal is decided by the subordinate themselves. लीडर जो होता है इसमें वो ग्रुप का प्राइमरीली मेंबर ही होता है एक तरह से, और मेंबर का ही रोल प्ले करता है। वो अपना ओपिनियन देता है और सजेशन देता है ओनली व्हेन इट इज डिमांडेड फ्रॉम हिम। जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो एजुकेटेड होते हैं, खुद से मोटिवेटेड होते हैं, और उन्हें एक्चुअली में लीडर नहीं चाहिए होता। The leader is not required to educate, but he acts as a link primarily for arranging adequate resources needing for attaining the goals, for establishing contact between employees and the outside world, for collecting necessary information from external sources, and for establishing coordination. Advantages क्या है? Advantages हैं इसकी: to increase subordinates freedom, develop their expression, compel them to work as group member, increases job satisfaction and morale, utilizes subordinate potential to the maximum possible extent, एंड इट प्रमोट्स क्रिएटिविटी और इनोवेशन। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज को खुद से ही काम करना है। एम्प्लॉयज को सिर्फ टास्क दे दिया है कि आपको ये टास्क अचीव करना है, कैसे करना है आप जानो, या फिर एम्प्लॉयज को कई बार टास्क भी खुद से ही मिलता है कि हाँ ये हमारा गोल है और हम खुद से इसे अचीव कर लेंगे। तो आपको जब खुद से करना है तो अलग अलग तरीके आते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसमें इतनी ज्यादा इंडिपेंडेंस दी जाती है दैट इट में लीड टू आइसोलेशन एंड इट अफेक्ट टीम बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज, है ना। एट वर्स्ट, दिस शोज पैसिविटी एंड और अवॉइडेंस ऑफ ट्रू लीडरशिप, क्योंकि अब कोई लीडर तो है नहीं,
अब तो हर एम्प्लॉय अपने आप में लीडर बना हुआ है, अपने हिसाब से काम कर रहा है। Since the team receives very little guidance, they might get confused about the clarity of the role and job they must perform. अब लीडरशिप की अलग अलग थ्योरीज हैं हमारे पास, जैसे in influencing the people in the organization towards the goal of the organization, there have been various approaches adopted by different set of leaders. अब क्या होता है, कई बार अलग अलग थ्योरीज इसलिए हैं कि हो सकता है कभी किसी लीडर के लिए एक सेट काम कर जाए और दूसरे लीडर के लिए दूसरे सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स काम करें। तो इन सारे अलग अलग सेट्स को या मॉडल या थ्योरीज ऑफ लीडरशिप को हम देखते हैं अपने सिलेबस के अंदर। जो हमें करनी है, हमें क्या करनी है, ग्रेटमैन थ्योरी या फिर ट्रेट थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरीज, इसके अंदर मल्टीपल थ्योरीज आती हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, कंटिजेंसी या सिचुएशनल थ्योरीज, और ट्रांजैक्शनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। इनके बीच में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के थ्रू हम लोग डिफरेंसेस की बात करेंगे। यहाँ पे हम पहले थ्योरीज को समझेंगे। सबसे पहले हम ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप की बात करते हैं। ट्रेड थ्योरी जो होती है ना, ये एक अर्लीस्ट और मोस्ट ट्रेडिशनल अप्रोच थी लीडरशिप को समझने के लिए। आई कब थी? लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में थी। ठीक है, और इसे बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस किया गया था ग्रेट मैन थ्योरी से। ठीक है, इट वॉज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय द ग्रेट मैन थ्योरी, which argued that leaders are born with exceptional qualities that set them apart from the ordinary individuals. तो ये थ्योरी ट्रेट से मतलब क्या होता है? ट्रेट होते हैं जो बेसिकली हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, या फिर आप बोले कि जी आपके खून में ही है। जैसे पुराने जमाने में होता था ना, लोग बोलते थे कि हमारे खून में शाहीपना है और या कुछ भी है। तो ट्रेट थ्योरी बोलती थी कि आप पैदा ही एक्सेप्शनल क्वालिटीज के साथ हो, आप लीडर बनते नहीं हो, आप पैदाइशी लीडर हो। Early researchers believed that the leadership success could be explained by identifying a specific set of personal traits जो कि सक्सेसफुल लीडर्स के थे अलग अलग फील्ड्स में। जैसे थे, जैसे कोई पॉलिटिक्स में था, कोई मिलिट्री में था, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में था। तो वो ट्रेट्स थे उनके, और वो उनके अंदर शुरू से थे। उसी से पता चला था कि कौन सी लीडरशिप सक्सेसफुल हुए, कौन से नहीं हुए। दिस थ्योरी assumes that the leadership is primarily a function of personal characteristics rather than learned behavior or situational adaptation। ठीक है, इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या था ट्रेड थ्योरी का? जो इसका जो कोर कॉन्सेप्ट था ना, वो बोलती थी कि जो इफेक्टिव लीडर्स थे, ठीक है, दे पोजेस सर्टेन इनहेरेंट ट्रेट्स दैट मेक देम केपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स एंड गाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स गोल। ये जो ट्रेट्स होते थे, ये रिलेटिवली स्टेबल होते थे सबके अंदर, मतलब ये टाइम के साथ चेंज नहीं होते थे। ये जो ट्रेड थ्योरी का जो व्यू हुआ, ये बोलती थी कि लीडरशिप एबिलिटी जो थी आपको इनबॉर्न मिली है, आपके अंदर पैदाइशी है। दूसरा, वो खुद रिक्वायर्ड ट्रेड्स, एक सेट ऑफ ट्रेड्स बना दिया हर फील्ड के लिए अलग अलग, जिनके अंदर वो ट्रेड्स है, सिर्फ वही लोग इफेक्टिव लीडर बन पाएंगे। तीसरा, लीडरशिप जो था ना, इट डिपेंड्स ऑन कि लीडर कौन है रेदर देन कि लीडर क्या करता है। ये था आपका ट्रेड थ्योरी का। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ट्रेड थ्योरी का, वो यही था। अब इसमें मेजर लीडरशिप ट्रेड जो एक्सप्लेन किए गए, वो थे इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या बोलती है? इट रेफर्स टू द लीडर्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, एनालाइज प्रॉब्लम्स एंड मेक रैशनल डिसीजन। जो लीडर्स थे, ठीक है, तो ये माना जाता था कि उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा बेटर होती होगी, जिसकी वजह से वो प्लान कर पाएंगे, दूरदर्शी होंगे ना, फोर्सी कॉन्सिक्वेंसेस, कि उन्होंने दूरदर्शी हो पाएंगे, सोच पाएंगे कि अगर वो क्या स्टेप लेते हैं तो उससे क्या एक्शंस आएंगे, क्या उसके परकशंस होंगे, प्रोस एंड कॉन्स फिगर आउट कर पाएंगे, और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। हाउएवर, जो बहुत ज़्यादा इसमें इंटेलिजेंस हो जाएगी, एक्सट्रीमली हाई इंटेलिजेंस, उसकी वजह से फॉलोअर्स के साथ कम्युनिकेशन गैप भी आएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस माना जाता था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द बिलीव इन वंस ओन एबिलिटीज, जजमेंट एंड डिसीजन। तो जो कॉन्फिडेंट लीडर होगा, कॉन्फिडेंट लीडर इंस्पायर्स ट्रस्ट एंड एश्योरेंस अमंग फॉलोअर्स, स्पेशली जब कुछ अनसर्टेन या क्राइसिस सिचुएशन होती है। कॉन्फिडेंस हेल्प्स लीडर्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेंटेन अथॉरिटी विदाउट अपीयरिंग इनसिक्योर और हेजिस्टेंट। तो ये कब? जब उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा इतना ज्यादा कि वो खुद से काम कर लेगा। इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट ट्रेट था। इंटीग्रिटी रेफर्स टू the moral uprightness, ethical conduct, and consistency between words and action. Leaders with integrity gain credibility and long-term trust. In public institutes like bank and insurance organization, integrity is essential for ensuring accountability and ethical governance. कि आप कुछ गलत काम ना करो। इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी इसलिए ज़रूरी था। इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी भी था, क्योंकि जो लीडर्स होते हैं, कहते हैं ना कि गाज उन्हीं पर पड़ती है जो करते हैं। तो लीडर्स के पास ही सारा स्ट्रेस होता था, क्रिटिसिज्म उन्हें मिलता था, कॉन्फ्लिक्ट भी उनके साथ आते थे। तो इसलिए लीडर को इमोशनली स्टेबल भी होना चाहिए था कि वो इस तरह के चैलेंजेस को विदाउट पैनिक, एंगर या फिर इमोशनल ब्रेकडाउन मेंटेन कर पाए, उन्हें सह पाए और उसके ओवरकम कर पाए। अदरवाइज क्या होगा?
अगर लीडर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी भी बिगड़ जाएगी। इनिशिएटिव और ड्राइव होना चाहिए था लीडर के अंदर। लीडर्स विद स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव डू नॉट वेट फॉर इंस्ट्रक्शंस, instead they proactively identify problems and opportunities. Drives also includes ambition, perseverance and commitment to excellence. तो इनिशिएटिव्स एंड ड्राइव्स के अंदर यही होता है कि जो लीडर होते हैं उन्हें जब प्रॉब्लम दिखती है तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि कोई और उन्हें बताए कि भैया ये प्रॉब्लम है इसे दूर कर दो, लीडर प्रोएक्टिवली खुद से उस काम को करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स और सोशबिलिटी एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो यही है कि जब आप एक इफेक्टिव लीडर हो तो आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स भी होने चाहिए। आप अपनी बात, अपने मन की बात, जो भी आपका विजन है, जो भी आप सोच रहे हो, आपका पाथ है, आप वो ढंग से एक्सप्लेन कर पाओ। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल स्किल्स दोनों होते हैं। एबिलिटी टू लिसन होती है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन से परसुएशन अच्छा होता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है और टीम कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। सोशबिलिटी के अंदर क्या होता है? सोशबिलिटी के अंदर होता है कि वो अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे रिलेशन बना पा रहा है। Sociability is the refers to the leader's ability to build positive relationships, interact comfortably with others, and foster teamwork. Leaders with good interpersonal skills can motivate followers, manage group dynamics, and create a cooperative work environment. Okay? Assumptions थे इसके अंदर कुछ कुछ assumptions क्या क्या थे कि leadership traits are innate and hereditary. Leaders are qualitatively different from non-leaders. Possession of leadership traits ensures leadership effectiveness. Situational and environmental factors का limited role था. These assumptions reflect a leader-centric and deterministic view of leadership. These were the assumptions of trait theory. Trait theory का contribution और significance. Now, despite these limitations, trait theory made several important contributions. क्या क्या? पहला, एक systematic framework मिला leadership study का. दूसरा, it helped organization identify potential leaders through trait assessment. Influence leadership selection, recruitment, and promotion policies. Laid the foundation for later theories such as behavioral या contingency approaches. तो ट्रेड थ्योरी का कंट्रीब्यूशन यही था कि पहली चीज तो ये रही कि लीडरशिप के लिए एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क बना, यहाँ से शुरू हुआ। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशंस ने पोटेंशियल लीडर्स को भी आइडेंटिफाई करा उनके ट्रेड असेसमेंट से। फिर लीडरशिप सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन पॉलिसी, ये सारी चीजें इससे इन्फ्लुएंसेस हुई। एंड देन जो लेटर थ्योरीज आई, जैसे बिहेवियरल थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग आगे, कंटिजेंसी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके लिए एक फाउंडेशन रखी। ओके, बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी थे। लिमिटेशंस क्या थे कि एक तो कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लिस्ट ऑफ लीडरशिप ट्रेट्स नहीं है। ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन कि आपने बोला कि ये सेट ऑफ ट्रेट्स होने चाहिए, बट कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रेट्स ऐसे हैं नहीं। बहुत सारे इंडिविजुअल जिनमें ये सारे ट्रेट्स हैं वो एज अ लीडर फेल हुए, तो फिर सक्सेसफुल लीडर के लिए तो वो कहानी ही गलत हो गई। इसने सिचुएशनल डिमांड्स और ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करा थ्योरी ने। इट डज नॉट एक्सप्लेन कि लीडरशिप स्किल्स को लर्न कैसे किया जा सकता है या डेवलप कैसे किया जा सकता है। सिर्फ यही बताया गया कि भाई वो स्किल्स आप में पैदाइशी हैं। It overlooks the role of followers and group dynamics. Now, due to these limitations, the theory is considered insufficient when applied in isolation. Okay? आगे चलते हैं। मॉडर्न पर्सपेक्टिव और रेलेवेंस क्या है इसका? मॉडर्न मैनेजमेंट के अंदर थ्योरी जो है ये पार्शियल एक्सप्लेनेशन है खाली लीडरशिप की। Traits are now considered as indicators of leadership potential, not guarantee of leadership success. तो जो पहले इसके अंदर बोला गया थ्योरी के अंदर कि ये ट्रेट्स हैं तभी लीडर सक्सेसफुल हो पाएगा, तो अब बोला गया है कि ये जो ट्रेट्स है बेसिकली ये लीडरशिप के इंडिकेटर्स हैं, बट ये ट्रेट होने का ये मतलब नहीं है कि कि कोई एक सक्सेसफुल लीडर भी बन पाएगा। देयर आर वेरियस अदर थिंग जो एक लीडर को सक्सेसफुल लीडर बनाने में कन्वर्ट करती है। कंटेम्प्रेरी अप्रोच इंटीग्रेट ट्रेट एनालिसिस विद बिहेवियरल स्किल्स एंड सिचुएशनल अडेप्टेबिलिटी। For example, while traits like integrity and confidence remain essential, leaders must also adapt their style according to organizational needs and employee maturity. ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आती है बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। इसके अंदर क्या होता है, जो ट्रेड थ्योरी की लिमिटेशंस थी उसका एक तरह से रेस्पॉन्स आया। अब ट्रेड थ्योरी ने तो बोला कि लीडर्स कौन होते हैं, बिहेवियरल थ्योरी ने अपनी अटेंशन को शिफ्ट किया कि लीडर्स क्या करते हैं। ओके, ट्रेड थ्योरी का फोकस क्या था, हु लीडर्स आर। बिहेवियरल थ्योरी ने क्या बोला, व्हाट लीडर्स डू। बिहेवियरल थ्योरी 1940s और 1950s के आसपास ही डेवलप होनी शुरू हुई थी। दिस थ्योरी आर्ग्यूज दैट द लीडरशिप इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स एंड एक्शन। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर और एक्शंस पे लीडरशिप डिपेंड करती है, वो इनबॉर्न पर्सनल ट्रेट्स पर नहीं करती। कोर बिलीफ इसका यह था कि लीडर्स बनते हैं, पैदा नहीं होते। ट्रेड थ्योरी बोलती थी कि लीडर्स आर बॉर्न। बिहेवियरल थ्योरी बोलती है दैट लीडर्स आर मेड।
एंड इफेक्टिव लीडरशिप कैन बी लर्न एंड डेवलप थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, जो एक्चुअली में काफी हद तक सही है, जो सिर्फ हम ट्रेड थ्योरी से अभी कंपेयर कर रहे हैं, अभी इसके बाद की थ्योरी पे हम बात नहीं कर रहे हैं। तो बिहेवियरल थ्योरी में यही था कि लीडरशिप सीखी जा सकती है, डेवलप की जा सकती है। Behavioral theory states that leadership is defined by behavioral patterns of leader while interacting with subordinate. तो कोई लीडर अपने सबॉर्डिनेट से कैसे बात कर रहा है उस पर डिपेंड करता था कि बिहेवियरल थ्योरी के अकॉर्डिंगली कि लीडरशिप क्या होती है। उन बिहेवियरल पैटर्न्स पे देखते थे कि आप अपने जूनियर से किस तरह से बात कर रहे हो। These behavior determine how leaders direct work, motivate employees, communicate goals and build relationship। और ये थ्योरी क्या बोलती है? लीडरशिप इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन लीडरशिप स्टाइल। Appropriate behavior can be taught and improved. Anyone can become a leader through learning and practice। तो अगर एग्जाम में आता है कि कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंगली कोई भी लर्निंग और प्रैक्टिस से लीडर बन सकता है, दैट इज बिहेवियरल थ्योरी। अब बिहेवियरल थ्योरी के अंदर दो तरह की डायमेंशंस बताई गई। क्या क्या? एक बोला गया कि टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर होता है, दूसरा होता है कि पीपल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है। जो टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर में बात हुई तो यहाँ पे एक तरह से प्रोडक्शन ओरिएंटेड इसे बोला गया। पीपल ओरिएंटेड बिहेवियर को हमने एम्प्लॉय ओरिएंटेड बोला। टास्क ओरिएंटेड जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करते हैं, गोल्स बताएंगे और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स बताएंगे, प्लानिंग शेड्यूलिंग और मॉनिटरिंग वर्क का काम करेंगे और प्रोडक्टिविटी पे फोकस करते हैं, प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी एंड डेडलाइन। तो ये जो लीडर्स हुए, ये जहाँ पे टास्क को, जो क्रिटिकल टास्क है वहां पर तो ये अच्छे होते हैं, बट जब एक्सेसिव टास्क फोकस होने लगता है तो उसमें एम्प्लॉय मोरल गिरने लगता है। एम्प्लॉय मोरल तब रहेगा जब आपकी ह्यूमन नीड्स को एक्सेप्ट किया जाएगा, आपकी ह्यूमन नीड्स को समझा जाएगा, जैसे आपकी सैलरी बढ़ाना, आपको टाइमली छुट्टी देना, ये सब आपकी ह्यूमन नीड्स है एज एन एम्प्लॉय। जो पीपल ओरिएंटेड लीडर्स होते हैं वो ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिल्ड करने में बिलीव करते हैं, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, पार्टिसिपेशन एंड टीम वर्क को एनकरेज करते हैं और इमोशनल एंड सोशल नीड ऑफ वर्कर्स को एड्रेस करते हैं। इमोशनल सोशल नीड्स क्या है? भैया आपको सैलरी कितनी मिल रही है। दिस बिहेवियर इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन, कमिटमेंट एंड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, बट समटाइम्स अगर टास्क डिसिप्लिन वीक हुआ तो आपकी एफिशिएंसी गिर जाती है। ओके, इसके बाद आता है बिहेवियरल लीडरशिप स्टडीज कौन कौन सी हुई हैं। तीन मेन स्टडीज है हमारे पास। ओयो स्टेट स्टडीज है, मिशिगन स्टडीज है और मैनेजरल ग्रिड थ्योरी है। तीनों बिहेवियरल लीडरशिप की बात करती हैं। ओयो स्टेट स्टडीज, मिशिगन स्टडीज और मैनेजरल ग्रिड स्टडीज। एक एक करके तीनों को समझते हैं। जो ओहियो स्टेट लीडरशिप होती है ना, ये क्या बोलती है? पहली चीज तो ये कंडक्ट हुई थी 1940s में। ठीक है, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में रिसर्चर्स थे जिन्होंने लीडरशिप की स्टडीज पे रिसर्च की थी। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या था? टू आइडेंटिफाई इंडिपेंडेंट डायमेंशन ऑफ लीडरशिप बिहेवियर दैट इन्फ्लुएंस ग्रुप परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन। अर्लियर व्यूज जो थे, ठीक है, अर्लियर व्यूज क्या थे कि लीडरशिप बिहेवियर मल्टी डायमेंशनल और होता था। ठीक है, और इफेक्टिव लीडर्स नीड नॉट चूज बिटवीन टास्क एंड पीपल ओरिएंटेशन। ओयो स्टेट रिसर्चर्स ने बोला दे आइडेंटिफाइड टू इंडिपेंडेंट लीडरशिप बिहेवियर। एक था इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, दो में से। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर क्या बोलता था? इस ये होता था कि लीडर किस हद तक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन कर पा रहा है, डिफाइन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, गोल्स और वर्क स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग और शेड्यूलिंग ऑफ टास्क कर रहा है और फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश कर रहा है। ये इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर है। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर के अंदर बोला कि लीडर किस हद तक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर पा रहा है, क्लियर गोल्स और वर्क स्टैंडर्ड्स कर रहा है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग और शेड्यूलिंग ऑफ टास्क कर रहा है, मतलब लीडर अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितने अच्छे से निभा पा रहा है। लीडर्स हाई इन इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एम्फसाइज टास्क क्लैरिटी, डिसिप्लिन एंड प्रोडक्टिविटी। दिस बिहेवियर स्पेशली इफेक्टिव इन स्ट्रक्चरल टास्क एंड टाइम बाउंड एनवायरमेंट। टाइम बाउंड एनवायरमेंट्स में इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर रहेगा लीडरशिप का, वहां पे ये बेटर होता है। दूसरा आता है कंसिडरेशन। जो कंसिडरेशन होता है ये बताता है कि लीडर कितना कंसर्न है अपने एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए, एम्प्लॉयज के साथ ट्रस्ट और म्यूचुअल रेस्पेक्ट कितने अच्छे से बिल्ड कर रहा है, सबऑर्डिनेट्स को इमोशनली कितना सपोर्ट कर रहा है और टू वे कम्युनिकेशन है भी या नहीं है। तो कंसिडरेशन में टू वे कम्युनिकेशन होता है। जिन लीडर्स का कंसिडरेशन ज्यादा होता है, लीडर साइन कंसिडरेशन फॉस्टर जॉब सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी एंड मोरल। ये बिहेवियर पीपल सेंट्रिक होता है और सर्विस सेंट्रिक और सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी होता है। की फाइंडिंग एंड इम्प्लीकेशंस की अगर बात करें इसमें, तो हमें पता चलता है कि इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड कंसिडरेशन आर इंडिपेंडेंट बिहेवियर, दोनों एक दूसरे से लिंक नहीं है। लीडर्स कैन बी हाई और लो ऑन बोथ डायमेंशन साइमल्टेनियसली। हाई हाई अगर रहा लीडर, है ना, कि मतलब हाई कंसिडरेशन है और हाई इनिशिएशन है,
तो हाई टास्क और हाई पीपल ओरिएंटेड जो होते हैं आर मोस्ट इफेक्टिव, जो पीपल ओरिएंटेड भी है और टास्क ओरिएंटेड भी है, मतलब इनिशिएटिव भी है उनका और कंसिडरेशन भी है। ठीक है। इस स्टडी की स्ट्रेंथ थी कि लीडर फ्लेक्सिबल होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, और लिमिटेशन जो थी इसकी वो क्या थी कि कौन सा वर्क, मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन किस सिचुएशन में वर्क कर रहा है वो नहीं बताया गया। कि मतलब हाई हाई तो बता दिया कि हाई हाई अच्छा होता है, अगर हाई लो हुआ, लो हाई हुआ, या फिर दोनों लो हुए तो किस कंडीशन में कौन सा काम कर रहा है, कौन सा बेटर है किस कंडीशन के लिए, वो नहीं बताया गया है इसमें। दूसरा आता है मिशिगन लीडरशिप स्टडीज। जो मिशिगन स्टडीज थी ये भी ऑलमोस्ट उसी टाइम पर हुई थी, बट ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में हुई थी। किस टाइम पर, जब ओयो स्टेट स्टडीज हो रही थी। तो इस स्टडीज का एम था जो हाई प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के साथ जो लीडरशिप बिहेवियर एसोसिएटेड है उन्हें आइडेंटिफाई करना। तो इसमें दो कॉन्ट्रास्टिंग लीडरशिप स्टाइल आए। पहला आया प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप मिशिगन के अंदर। जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडर्स थे वो टास्क कंप्लीशन पे फोकस करते थे, आउटपुट पे फोकस करते थे, टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ वर्क पे फोकस करते थे। दे क्लोजली सुपरवाइज एम्प्लॉयज, ठीक है, और एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को प्रायोरिटाइज करते थे। इसके अंदर मतलब ये जो जो मेथड था हमारा प्रोडक्शन ओरिएंटेड, इसके अंदर डिसिप्लिन तो आया, बट एम्प्लॉयज का मोरल रिड्यूस हो गया कि आपको सिर्फ काम काम की पड़ी है, आप एम्प्लॉय का नहीं सोच रहे हो, एम्प्लॉय से बस काम लेते रहो काम लेते रहो, वो चल रहा था आपका प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप में। जब एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप की बात करी, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडर्स हुए दे फोकस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन, दे एनकरेज पार्टिसिपेशन एंड टीम वर्क, they supported employee development, built trust and job satisfaction. So studies concluded that employee-oriented leadership generally leads to higher productivity and satisfaction in the long run. ठीक है, जब लॉन्ग रन में, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज अगर आपके लिए लॉयल है तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर वे में काम कर पाएंगे। ये था हमारा एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप। की फाइंडिंग्स क्या हुई कि एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप इज मोर इफेक्टिव देन प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप। ह्यूमन रिलेशंस प्ले अ क्रूशियल रोल इन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या हुई इसकी, इट एम्फसाइजेस इंपॉर्टेंस ऑफ पीपल। लिमिटेशन क्या रही, ट्रीट टास्क एंड पीपल ओरिएंटेशन एट अपोजिट रेदर देन इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो टास्क ओरिएंटेड या पीपल ओरिएंटेड दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इसकी लिमिटेशन थी। फिर जो मैनेजरल ग्रिड थ्योरी थी ये ब्लेक एंड मोटन्स ने दी थी, इसे लीडरशिप ग्रिड भी बोलते हैं। इट वाज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन मोटर। ठीक है, मैनेजर ग्रिड जो थी, उन्होंने बोला कि लीडरशिप बिहेवियर जो है टू डायमेंशनल फ्रेमवर्क है। एक हो गया कंसर्न फॉर एम्प्लॉय, एक हो गया कंसर्न फॉर फ्रेमवर्क। जैसे ये आपका ग्राफ बनता है तो टू डायमेंशनल हो गया। ठीक है, दोनों में एक तरफ वैल्यू हो गई 1 1, तो एक ये वैल्यू निकल कर आ गई। फिर एक ये 9 आपने अपर स्केल मान लिया तो ये 9 वाला आ गया, ये 1 1 है और ये 9 9 है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कहीं पे 5 5 भी होगा, कुछ इस तरह से स्केलिंग कर दी गई। जो डायमेंशन थी, दोनों ही डायमेंशन ये 1 से लेकर 9 तक मेजर की गई, लो से हाई। 1 इज लो वैल्यू एंड 9 इज हाई वैल्यू। ठीक, अब जो 1 1 हुआ इसको इन्होंने बोला इम्प्रोविज्ड मैनेजमेंट, लो कंसर्न फॉर पीपल एंड प्रोडक्शन। अभी तक तो हम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चल रहे थे ना, यहाँ पे इसको टू डायमेंशनल बता दिया गया मैनेजर ग्रिड के अंदर। 9 1 की बात हुई तो 9 1 इज अथॉरिटी एंड कंप्लायंस, हाई प्रोडक्शन लो पीपल कंसर्न। 1 9 ये कंट्री क्लब मैनेजमेंट बोला गया, हाई पीपल कंसर्न लो प्रोडक्शन। 5 5 ये मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट बोला गया कि दोनों तरफ कंसर्न रखा गया, आप प्रोडक्शन की भी बात कर रहे हो, साथ साथ अपने एम्प्लॉयज की भी बात कर रहे हो। और 9 9 बोला गया टीम मैनेजमेंट, हाई कंसर्न फॉर बोथ पीपल एंड प्रोडक्शन, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव रही। ठीक है, ये थी ब्लेक्स एंड मोटॉन्स मैनेजरल ग्रिड या फिर लीडरशिप ग्रिड। जब इसको इवेल्युएट करा गया तो देखा गया कि इसकी किसकी स्ट्रेंथ क्या रही, क्लियर विजुअल रिप्रेजेंटेशन हुआ और लीडरशिप ट्रेनिंग में इसको यूज करते हैं। लिमिटेशन रही कि इन्होंने 9 9 स्टाइल को यूनिवर्सली बेस्ट मान लिया गया, बाकी सिचुएशनल फैक्टर्स को इसमें कंसिडर नहीं किया गया। तो जो ओयो स्टेट स्टडीज थी, ओयो स्टेट स्टडीज ने बोला कि टास्क और पीपल बिहेवियर इंडिपेंडेंट है। मिशिगन स्टडीज ने बोला कि जो एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप है वो सुपीरियर है। मैनेजर ग्रेड ने बोला कि ऑप्टिमल बैलेंस ऑफ पीपल एंड प्रोडक्शन हो सकता है। ये जो तीनों थ्योरीज की स्टडीज थी, इन लोग इन तीनों ने एक साथ बिहेवियरल पैटर्न्स पे बात करी है, इनहेरिटेड ट्रेड्स पे नहीं। लीडरशिप स्टाइल क्या था बिहेवियरल थ्योरी के अंदर, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप था, डेमोक्रेटिक लीडरशिप था, लेजी फेयर लीडरशिप था। ठीक है, क्या होते हैं हम लोग समझ ही चुके हैं। शॉर्ट में एक बार देख लीजिए कि ऑटोक्रेटिक के अंदर डिसीजन यूनिलेटरली होते हैं और काम को क्लोजली सुपरवाइज किया जाता है।
डेमोक्रेटिक के अंदर पार्टिसिपेशन बढ़ता है, डिस्कशन बढ़ता है और डिसीजन मेकिंग शेयर्ड होती है। लेजिस फेयर स्टाइल के अंदर मिनिमल डायरेक्शन होता है और एम्प्लॉयज के पास खुद की ऑटोनोमी होती है। बट जो एजम्पशन थे बिहेवियरल थ्योरी में, इन्होंने क्या क्या बोला? इन्होंने बोला कि लीडरशिप बिहेवियर ऑब्जर्वेबल है, मेजरेबल है। तो ये एजम्पशन ली गई है बिहेवियरल थ्योरीज में। इफेक्टिव लीडरशिप को ट्रेनिंग के साथ सीखा जा सकता है। कोई फिक्स सेट्स ऑफ ट्रेट नहीं होते लीडरशिप के लिए। एंड लीडरशिप इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन बिहेवियरल पैटर्न। ये चारों एजम्पशन थी बिहेवियरल थ्योरी की। और इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा? कंट्रीब्यूशन ये रहा कि जो फोकस था वो ट्रेड से हटकर लीडरशिप एक्शंस की तरफ आ गया। लीडरशिप को एक लर्नेबल स्किल की तरह यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया। लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की फाउंडेशन रखी इसने, और जो मॉडर्न लीडरशिप डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस हैं उन्हें इन्फ्लुएंस किया। नाउ द थ्योरी इज हाईली रेलेवेंट इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स सच एज बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन। ओके। लिमिटेशंस क्या रही? कि इसमें सिचुएशनल फैक्टर्स को नहीं लिया गया। कोई सिंगल लीडरशिप बिहेवियर ऐसा नहीं है जो यूनिवर्सली इफेक्टिव हो। ओवर एम्फेसिस वाज गिवन ऑन बिहेवियर। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? पर्सनल डिफरेंस, जो पर्सनैलिटी डिफरेंसेस है वो इग्नोर हो रहे हैं, वो उसमें काउंट नहीं हुए। और कॉम्प्लेक्स लीडरशिप डायनामिक्स को काफी ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, उसको ओवर सिंप्लीफाई कर दिया। इसकी वजह से हमारे पास और आगे की थ्योरीज आई, जैसे कंटिजेंसी थ्योरी आई या सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी आई। मॉडर्न रेलेवेंस इसकी यही है कि बिहेवियरल थ्योरी इज यूज्ड एज अ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंटल टूल। Organization focus on developing desired leadership behavior such as communication, empathy, and decision making, while combining behavioral insights with situational flexibility. That's all in this video. ये हर वीडियो की तरह मैं आपको लोगों को बोलूंगा, ये मेरे अलग अलग टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक्स हैं, आप लोग अपने एग्जाम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।